हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों पिछली क्लास के अंदर हमने सीखा था एवरेज प्रॉफिट मेथड का कॉन्सेप्ट और उसके भी यहाँ पर हमने करे थे 2 क्वेश्चन। आज हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड के आगे कॉन्सेप्ट सीखने हैं और आज ही हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी सीखेंगे। ठीक है सर। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है, क्या इसकी एजम्पशन रहती है, क्या सोचता है, ये मेथड आपको मैंने सिखाया पिछली प्रीवियस क्लासेस के अंदर। होपफुल आपको कॉन्सेप्चुअली अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है सर। मैंने पहला क्वेश्चन पिछली क्लास में करा दिया था, दूसरा क्वेश्चन करा दिया था, तीसरा क्वेश्चन मैं करूंगा। तीसरे में थोड़ा मेरे को एक चीज बतानी थी। तीसरे का पहला पार्ट ये रहा, तीसरे का दूसरा पार्ट ये रहा। ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक नहीं है, अलग अलग है। तीसरे का पहला पार्ट और तीसरे का दूसरा पार्ट। चलो पहला पढ़ते हैं। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। तो समझ में आ गया, हमें परचेज दे रखी है, जो गुडविल निकालनी है वो 3 ईयर की परचेज देगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है पिछले 5 सालों का। इस 5 साल के प्रॉफिट में खास बात यह है कि यहाँ पर लॉस है। अब इसको कैसे करा जाएगा, सिंपल सी बात है यार, प्रॉफिट होता है तो ऐड करते हैं, लॉस होता है तो माइनस कर देंगे। ठीक है ना। चलो देखो, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट बोल देता हूं। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा दोस्त, एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा। एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा। ये एवरेज प्रॉफिट निकालने का पर्पस क्या होता है आपको पता है ना। अब बेचने के बाद, बिजनेस को बेचने के बाद अगला पर्सन 1 साल में कितना कमाएगा, दैट्स कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है सर। 8 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 4 लाख नेगेटिव है क्योंकि लॉस हुआ है। तो 8 लाख, 15 लाख, 18 लाख, बस यहां पर जो लॉस हुआ है ना, उस लॉस को नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि लॉस होने से क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। 1 साल में, बहुत साल में, 4 साल में प्रॉफिट हुआ, 1 साल में लॉस होगा, वो अपने एवरेज प्रॉफिट को रिड्यूस कर देगा। ठीक है। प्लस बस इतना सा था इस कहानी में। लॉस के केस के अंदर क्या करते हैं, अगर प्रॉफिट होता है तो हम उसको ऐड करते हैं। 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करा और 5 से डिवाइड कर दिया। ऐसे अगर लॉस होगा किसी साल के अंदर तो उसको उसमें एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम माइनस कर देंगे। बस इतना सा छोटा सा पार्ट था इसका। बस आगे और क्वेश्चन में कुछ नहीं था इसमें। डिवाइड बाय 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 सालों के प्रॉफिट को ऐड करा। सर 5 साल के तो प्रॉफिट क्या है, ये हो गया नेगेटिव प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव प्रॉफिट कहते हैं। तो 8 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 13 और माइनस 4, ये आ गया 50। तो 50 लाख डिवाइडेड बाई 5, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 1 साल का 10 लाख रुपए। ठीक है। अब 10 लाख आ गया तो आप बताओ गुडविल कैसे निकालेंगे। सो गुडविल निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा है, एवरेज प्रॉफिट है आपके पास 10 लाख मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो क्या होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज, कि मेरी पास्ट की मेहनत से अगला पर्सन जो मेरा बिजनेस खरीदेगा वो कितने साल तक मेरी पास्ट की मेहनत से अर्न करेगा, 3 साल तक करेगा। तो मैंने कहा बस 1 साल में 10 लाख करेगा तो 3 साल में 30 लाख हो गया। यही गुडविल का पैसा है, हमें दे दो यही पैसा। तुम्हें कमाने नहीं देंगे हमारी मेहनत का पैसा। ये लो भाई दूसरा क्वेश्चन। तीसरे का दूसरा पार्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर। 1.5 ईयर। तो आपको क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है 1.5 ईयर। क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है 1.5 ईयर। मतलब मेरी पास की मेहनत से ये कितना आगे अर्न करेगा, 1.5 साल तक ये मेरी पास की मेहनत से, मेरे एफर्ट लगाए हुए से कमाएगा। परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, पिछले लास्ट साल का आपको, अच्छा ये परचेज ऐसे है पूरा। एवरेज प्रॉफिट पिछले लास्ट 3 सालों को आपको दे रखा है। कहता है प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर इज 1 लाख। तो पहले साल का प्रॉफिट है वो 1 लाख है। पहले साल का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख है। दूसरे साल का प्रॉफिट पता नहीं कितना है और तीसरे साल का प्रॉफिट पता नहीं कितना है। इसके लिए दे देखिए हिंट, क्या कहता है, प्रॉफिट ऑफ द सेकंड ईयर वाज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर। पहले ईयर का जो प्रॉफिट होगा ना उसका दुगना होगा, दुगना, ट्वाइस होगा, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दुगना। तो मैंने कहा बताओ कितना हो जाएगा सर, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2। तब पहले साल के प्रॉफिट का क्या हो जाएगा दोस्त, दुगना हो जाएगा, 2 लाख रुपए हो जाएगा। अगला कहता है द प्रॉफिट ऑफ फॉर द प्रॉफिट ऑफ थर्ड ईयर 1.5 टाइम ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सेकंड ईयर। 1.5 टाइम, 1.5, 1.5 का मतलब क्या हुआ, 1.5। तो ये क्या हो गया दोस्त, 1.5 का मतलब क्या हो गया, 1.5। तो 1.5 टाइम है किसका, सेकंड ईयर का प्रॉफिट। सेकंड ईयर का प्रॉफिट कितना है, 2 लाख। तो 2 लाख सेकंड ईयर का प्रॉफिट है, इसका 1.5 टाइम है तीसरे साल का प्रॉफिट। तो 2 लाख का 1.5 कर देंगे तो आपका 3 लाख रुपए। तो 3 साल का प्रॉफिट आपको गिवन है। बस इतनी सी कहानी थी। 3 साल का प्रॉफिट आपको निकालना था इस क्वेश्चन के अंदर और फिर निकाल दो एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 3 साल के प्रॉफिट को जोड़कर 3 से डिवाइड देंगे, डिवाइड 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाई 3। 3 साल के प्रॉफिट जोड़ा 3, 3 2 5 और 1 6, 6 लाख डिवाइड बाई 3 हो जाएगा सर 3 दूनी 6, 2 लाख रुपए।
और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 1.5 ईयर। तो आपके पास गुडविल आ जाएगी कि भाई 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 लाख आ गया ना, गुडविल आपके पास 3 लाख रुपए आ जाएगी। बस इस क्वेश्चन में डिफरेंट बात ये थी कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालने का था पहले, और इस क्वेश्चन में डिफरेंट बात ये थी कि इसमें लॉस गिवन था। छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं। आओ सर अब आएगा मजा। पिछली क्लास में जहां कंसेप्ट छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं अब। फोर्थ पॉइंट, और ये होगी एडजस्टमेंट। कहता है दिव्या परचेज ज्योति बिजनेस। दिव्या ने ज्योति का बिजनेस परचेज खरीदा, और वो खरीदा 1 अप्रैल 2019 से उसका बिजनेस चलेगा। अब दिव्या ने ज्योति का बिजनेस खरीद लिया, और वो बिजनेस अब दिव्या उस बिजनेस को 1 अप्रैल 2019 से चलाएगी। प्रॉफिट सोन बाय द ज्योति बिजनेस ऑन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर दिस, कि भाई पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट गिवन है। पिछले 18-19 में प्रॉफिट हुआ 1,12,500, 1,25,000 17-18 में हुआ, और 1 लाख रुपए हुआ 16-17 में। पर यहां पर आपको दे रखा है कि कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट्स भी है। कहा कि जिस साल आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था ना ज्योति के बिजनेस में, जिस साल 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था उस साल 12,500 का एबनॉर्मल गेन था। ठीक, मतलब क्या हुआ कि एबनॉर्मल गेन होने की वजह से 12,500 का एबनॉर्मल कह रहा है कि भैया ये 12,500 एबनॉर्मल गेन है, और ये गेन हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालकर अपना प्रॉफिट को इंक्लूड कर दिया, प्रॉफिट को बढ़ा दिया था। क्या सिखाया था मैंने आपको कि अगर कोई एबनॉर्मल गेन हो जाता है तो ये नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होती, इसको गुडविल के ट्रीटमेंट से एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम इसको हटाना पड़ेगा अगर ऐड है तो, और अगर ऐड नहीं है तो कुछ भी नहीं करना। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि एबनॉर्मल गेन दे रखा होता है और कहता है इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो फिर कुछ नहीं करना चाहिए, वो ठीक है। जब इंक्लूड होगा तब हटाएंगे, ठीक है। पर अभी कह रहा है इंक्लूड है कि 1 लाख रुपए में 12,500 एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है सर, चलो यहां से 1 लाख में से 12,500 माइनस कर दूंगा। इसके बाद 2017-18 में 1,25,000 का प्रॉफिट हुआ आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000। चार्जिंग का मतलब क्या होना है, माइनस करना। कह रहा है 1,25,000 रुपए प्रॉफिट आया, पर इस प्रॉफिट में 25,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस चार्ज कर दिया। और एबनॉर्मल लॉस नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होती, कभी कभी होता है ये, और कभी कभी होता है तो हम इसको एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम इंक्लूड नहीं करते। प्रीवियस क्लास के अंदर बहुत डिटेल में लॉजिक दिया था, ठीक है। अब इसके माइनस करने की वजह से, एबनॉर्मल लॉस के पीएल अकाउंट के डेबिट करने की वजह से मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट कम हो गया 25,000 से। अब क्योंकि मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना है और एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट हटानी पड़ेगी, तो ये क्या हुआ है, ये चार्ज हुआ है, इसको चार्ज कर दिया गया है। इसका मतलब जब 25,000 पे इसको चार्ज करा तो प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। अब मैं ठीक करने के लिए क्या करूंगा, प्रॉफिट को बढ़ा दूंगा। तो 1,25,000 में से 25,000 बढ़ा देंगे तो अब ये हो गया 1.5 लाख रुपए। अब मेरा हो गया एवरेज प्रॉफिट एज पर नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। 1,12,500 का प्रॉफिट हुआ 2018-19 में, एक्सक्लूड 12,500 एज अ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द फर्म प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। फर्म की कोई प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराया था और उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम भरा 12,500 का, जो इंश्योरेंस प्रीमियम हमने यहां से एक्सक्लूड नहीं करा। एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग करना है। 1,12,500 में 12,500 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम का भरा, जो कि हर साल प्रीमियम देंगे। ये नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन है, आपको यहां से हटाना था, आपने नहीं हटाया, तो ठीक करने के लिए क्या करूं, यहां से माइनस कर देंगे। एक्सक्लूडिंग लिखा है, एक्सक्लूडेड नहीं है कि माइनस कर दिया है, करेंगे 12,500 और एक्सक्लूड करेंगे। इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग और एक्सक्लूडेड में डिफरेंस है, आपको पता है, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट हमें करनी पड़ेगी, और इस ट्रीटमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट निकलेगा उस प्रॉफिट को हम कहेंगे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, और उस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे और गुडविल निकालने के लिए 2 ईयर नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल है, नहीं है, सिंपल है। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। आओ सर, क्वेश्चन नंबर करेंगे सर, बताओ कौन सा, 4। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 4, ठीक है। अब करने का तरीका क्या होगा, पहले लिखेंगे कैलकुलेटिंग नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कैलकुलेटिंग नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, तो हम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, या आप लो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, पूरा लिख लेना जी आप। कैसे कैलकुलेट होगा भाई, कैसे कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, ध्यान सुनो। सबसे पहले यहां लिखेंगे ईयर, ठीक। यहां लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। उसके बाद यहां पर करेंगे एडजस्टमेंट्स। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट लिखने के बाद करेंगे एडजस्टमेंट्स।
और एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको बोलेंगे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। आपने कहा कि भाई पहले बताओ एडजस्टमेंट करने से पहले का प्रॉफिट कितना है, पहले बताओ ईयर, तो मैंने कहा 2016-17 में मैंने 1 लाख रुपए कमाए थे। अब जो ये 1 लाख रुपए कमाए, इस 1 लाख रुपए में एबनॉर्मल गेन भी जुड़ा हुआ है, और एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम में एबनॉर्मल गेन को इंक्लूड कर रखा है, जो कि इंक्लूड नहीं करना चाहिए था। तो 12,500 यहां से माइनस कर देंगे, तो 1 लाख में से अगर 12,500 गया, जो कि मैंने इंक्लूड कर रखा था, एबनॉर्मल गेन हुआ था, तो 87,500 होता। अगर ये एबनॉर्मल गेन नहीं होता ड्यूरिंग द ईयर, तो मैं नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट 87,500 कमाता। इसलिए बोलते हैं नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, क्योंकि ये गेन बार बार तो होगा नहीं। अगर ये गेन नहीं होता, उस साल, तो मैं पता कितना पैसा कमाता, 87,500, क्योंकि ये गेन हो गया और हर साल नहीं होगा। इसलिए क्योंकि ये गेन हुआ, इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, और हर साल ये गेन नहीं होगा, इसको हटाना पड़ेगा। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट नहीं है ये हमारा, हर साल नहीं होता ये। ठीक है, 2017-18 में आपने कमाए 1,25,000 रुपए। और जब आपने 1,25,000 कमाए, तो आपका 25,000 का जो एबनॉर्मल लॉस हुआ, यहां पर लिख देना एबनॉर्मल गेन, इसको लिख भी देना एबनॉर्मल गेन है ये, और ये एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस डालने की वजह से आपने अपना प्रॉफिट 25,000 से कम कर दिया। और क्योंकि एबनॉर्मल गेस हर साल नहीं होता, अगर ये साल भी नहीं होता, तो मैं कितना कमाता नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, 1.5 लाख कमाता। तो बस यही 1.5 लाख निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है नियम? और जैसे आपने क्या करा, ऐड करा इसको, तो अब आ जाओ 2018-19 में। और 2018-19 में मैंने कमाया 1,12,500। जिस 1,12,500 में अभी तक मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस नहीं करा। इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस होना था, क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन है, हर साल प्रीमियम भरोगे, ये हर साल होगा। तो इसलिए इंश्योरेंस प्रीमियम जो अभी तक आपने माइनस नहीं करा, वो आप माइनस कर दो, और माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा 1 लाख रुपए, वो आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट माना जाएगा। क्योंकि वो खर्चा जो अभी तक आपने माइनस नहीं, वो तो कर लो पहले, तभी तो प्रॉफिट आएगा। तो वो आया 1 लाख रुपए। जब ये आ जाएगा ना दोस्त, इसके आने के बाद आप कह देना भैया ये आपके पास टोटल हो जाएगा, इतना छोड़ देना। और इतना छोड़ने के बाद ये हो गया पहला स्टेप हमारा, जिसमें हमने निकाला नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, और फिर अलग अलग का। अब निकालेंगे जी एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एवरेज। तो 87,500 प्लस 1,50,000, चाहो तो यहां पर ऐड करके डिवाइड, डायरेक्ट 3 से डिवाइड कर देते, या अलग से ऐड करके दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है जी, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लो। 87,500 प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाई 3, यह आ गया 1,12,500। तो आपका ऑन एन एवरेज आपने कितना प्रॉफिट अर्न करा एक साल में, विदाउट एबनॉर्मल आइटम, मतलब एडजस्टमेंट करने के बाद 1,12,500 आप नॉर्मल कमा लोगे एक साल के अंदर, जिसमें ना तो एबनॉर्मल गेन है, ना ही एबनॉर्मल लॉस है। जो खर्चे माइनस होते हैं वो हटा दिए इसके बाद। तो अब आपका तीसरा पॉइंट है गुडविल। तो बताओ जी गुडविल कैसे निकालूं? तो भैया 1,12,500 और कितना नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फॉर्म ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर ऑफ परचेज। 2 ईयर ऑफ परचेज, तो 2 ईयर नंबर ऑफ परचेज है। 1,12,500 मल्टीप्लाई बाय 2, 2,25,000 रुपए। तो आपकी जो गुडविल आई 2,25,000 रुपए आ गई। लो जी, बात क्लियर है सर? यहाँ पर समझ में आ गया? हाँ जी समझ में आ गया। कितना सिंपल सा था। जब आपको वाइडर टर्म में कॉन्सेप्ट सिखा दिया जाता है ना, तो छोटी छोटी बातें आपको समझ में आने लगती है। बड़ा छोटा सा था, सिंपल। अब है बाबू और सोना होना चाहिए था यहाँ पर, चारू नहीं, सोना। अब है बाबू और सोना, चारू। चलो, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली। तो 3 पार्टनर है एबीसी, सीधा एबीसी लिख देता ना भी, अभय बाबू सोना कह रहा हूं, चारू क्यों लिखा? दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर एन इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब एबीसी ने पहले से पार्टनर है, इनका शेयर इक्वली है, और इन्होंने डी को ऐड करा एक नए इक्वल शेयर के साथ, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट के साथ। ठीक है सर, एडमिशन का क्वेश्चन है, क्या करें? फॉर दिस पर्पस, इसके लिए हमें एक वैल्यू करनी पड़ेगी गुडविल के लिए। सर ठीक है, हमें इससे इस लाइन का तो अभी कोई भी मतलब नहीं है, अभी इस लाइन का हमें कोई भी नहीं करना। एडमिट हुआ, क्या करा, हमें एक वैल्यूएशन करनी है गुडविल। और गुडविल वैल्यूएशन करने की वजह यह है कि नया एडमिशन हुआ इसलिए करो, बस। ऊपर की लाइन ये बताई गई थी, नए एडमिशन होने की वजह से आपको वैल्यूएशन करनी है गुडविल की, ये पहली लाइन में बताया है। तो क्या करना है, गुडविल इज वैल्यूड इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। 4 ईयर परचेज है ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो और उसका 4 को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज से, 4। दिस प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च, ये दे रखा है। तो पिछले 4 साल का आपको 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। 2015 में इतना, 16 में इतना, 17 में इतना, 18 में इतना, 19 में लॉस।
कहता है ऑन 1 अप्रैल 2018 में, साल के शुरू में, अ कार कॉस्टिंग ऑफ 1 लाख रुपए, 1 लाख की मैंने कार खरीदी, वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू द ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ अकाउंट। ओहो, गलती कर दी। 1 तारीख को हमने कार खरीदी 1 लाख रुपए की, ठीक है। अब 1 लाख की कार खरीदता हूं तो एंट्री पास करनी चाहिए थी कार अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर और आपने इसको ट्रीट कर लिया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आपने कर दिया गलती। अब इस गलती को मुझे क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जहां आपको कार अकाउंट, कार की कॉस्टिंग को 1 लाख रुपए को एंट्री करनी थी कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, आपने कर दी ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और जैसे ही आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक करा तो ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपने कहां डाल दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 1 लाख रुपए आपने डाल दिया पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पर। और जैसे ही आपने पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पर डाला तो आपकी 1 लाख से प्रॉफिट कम हो गया, जो कि होना नहीं था। सिर्फ ऑन विच, जब कोई डेप्रिसिएशन करना था 25% से। ठीक है सर, इतनी बातें समझाऊंगा, बहुत आराम से समझाऊंगा आपको, इतना मजेदार से समझा दूंगा, आप कहोगे सर ये तो बड़ी अच्छे समझा दिया आपने। द इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू इनकम फॉर द ईयर एंड। ओहो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो ट्रेड बिजनेस हमारे व्यापार के लिए नहीं है। मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए और उससे मुझे कोई इंटरेस्ट मिल गया, मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद लिए, उस पर मुझे इंटरेस्ट मिल गया, वो इंटरेस्ट को मैंने अपने प्रॉफिट में इंक्लूड कर दिया। और कौन से वाले प्रॉफिट में इंक्लूड कर दिया, 2018 के भी और 2019 के भी। अब ठीक करने के लिए क्या करूं, प्रॉफिट को रिड्यूस कर दो जी। क्लियर है या नहीं है, क्लियर है सर, करते हैं अभी रिड्यूस। पहले ये समझते हैं कि कार का कॉन्सेप्ट क्या है। आओ सर, कार का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर यही समझ नहीं आया तो क्या समझ नहीं आया। लो भाई, कौन सा क्वेश्चन है जी, 5वां। अब समझना मेरी बात, मैं जब कार परचेस करता हूं तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, और कार परचेस करने की रॉन्ग एंट्री इसने कर दी, और रॉन्ग एंट्री करने से उसका इफेक्ट क्या करा, और करेक्ट एंट्री करने से इफेक्ट होना क्या था। समझना, जब मैं कार खरीदूंगा 1 लाख रुपए की तो एंट्री पास करनी चाहिए थी कार अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये दिखाना था 1 लाख और 1 लाख। ये होने के बाद इस पर लगना था डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेप्रिसिएशन को डेबिट क्यों करा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, लॉस, और लॉस क्या होता है, डेबिट ऑल द लॉस इज एन एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। ठीक है, डेबिट लॉस है इसलिए हमने डेबिट लॉस को डेबिट करा, और 25% का डेप्रिसिएशन लग रहा है जी, 25,000 रुपए क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। और डेप्रिसिएशन लगाने की वजह से बताओ एसेट बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, सर कम हो जाएगी। और कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट ऑल द, ऐसे लो वो था नहीं मॉडर्न कॉन्सेप्ट, एसेट को बढ़ाना हो तो डेबिट करते हैं, एसेट को घटाना हो तो क्रेडिट करते हैं। तो कार को मैंने कर दिया क्रेडिट, लो जी, ये समझ में आ गया। करेक्ट एंट्री ये होनी थी, और पता है क्या होना था, ये जाना था बैलेंस शीट पे, और इतने से प्रॉफिट कम होना था, ये जाना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, और प्रॉफिट कम होना था 25,000 से, और आपने प्रॉफिट कम कर दिया गलती से। बताओ प्रॉफिट कितने से कम होना था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट रिड्यूस होना था वो 25,000 से रिड्यूस होना था। क्यों, जब आप कार खरीदोगे तो डेप्रिसिएशन लगाओगे नहीं लगाओगे, और डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो उसको पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में डालेंगे। ठीक है, जब आपने कार खरीदी ना तो आपने कार की एंट्री पास ही नहीं करी, आपने गलत एंट्री क्या पास कर दी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने जब कार खरीदी तो उसको कार अकाउंट डेबिट नहीं करा, कार अकाउंट नहीं बढ़ाया, आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया पूरी कार को खरीदने पे आपने ट्रैवलिंग। तो यहां पर आपने गलती क्या कर दी, बताना कौन सी रेक्टिफिकेशन है, रेक्टिफिकेशन बताओ कौन सा है, एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, सर एरर ऑफ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का गलत यूज करा है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है जी, तो अब आपने क्या करा ना, आपने कार मानी, जब आपने कार नहीं मानी ट्रैवलिंग एक्सपेंस माना तो पूरा 1 लाख रुपए अपने पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड डाल दिया। अगर आप कार मानते तो डेप्रिसिएशन लगाकर 25,000 पीएनएल में डेबिट होता, 25,000 से प्रॉफिट कम करते। क्योंकि आपने कार नहीं मारी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने 1 लाख रुपए डेबिट कर दिया, 1 लाख से प्रॉफिट कम कर दिया। होना कितना चाहिए था प्रॉफिट कम, होना चाहिए था 25,000 रुपए डेप्रिसिएशन के नाम का, आपने पूरी 1 लाख के कार के नाम पे क्या कर दिया, पूरा प्रॉफिट इंक्रीज कर दिया और घटा दिया। तो अब इसका या तो नेट इफेक्ट ले लो कि भाई देखो 1 लाख रुपए प्रॉफिट कम कर दिया पर होना था 25,000 रुपए, तो कितना ज्यादा कर दिया, 75,000 रुपए। तो भैया 75,000 रुपए ज्यादा प्रॉफिट कम कर दिया, 75,000 ज्यादा प्रॉफिट कम कर दिया। तो अब ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए क्या करूं, प्रॉफिट को बढ़ा देंगे, प्रॉफिट को 75,000 रुपए से बढ़ा देंगे। क्या क्लियर है या नहीं है, समझ में आ गया, क्लियर है या नहीं है, क्लियर है। या दो तरीके से कर सकते थे, या तो पहले 1 लाख रुपए ऐड कर देते फिर 25,000 रुपए माइनस करते तो बात बराबर होती, कोई भी सिंगल इफेक्ट नहीं पड़ता। कैलकुलेशन करते हैं, ये आप मैंने सिखाई, कैलकुलेटिंग द नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, कैलकुलेटिंग द नॉर्मल
बिजनेस प्रॉफिट। फॉर्मेट सेम ही है। सबसे पहले क्या लिखूंगा, ईयर, और जिस ईयर में गलती होगी उसी ईयर को लिखना है, फालतू के ईयर मत लिखना। ईयर प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। फिर लिखेंगे, बताओ क्या, फिर लिखेंगे एडजस्टमेंट्स क्या करनी है, प्लस क्या करना है या माइनस करना है उससे, और फिर लिखेंगे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है जी। तो मुझे बताओ किस ईयर में गड़बड़ थी, 2018 में कार खरीदी। जब 2018 में कार खरीदी है तो इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस 2018 में माना होगा, तो 2018 में गड़बड़ है। तो 2018 में आपका प्रॉफिट कितना आया, 7,10,000 रुपए। 2018 में आपका प्रॉफिट कितना आया, 7,10,000, 18 7,10,000 रुपए, इतना आपका प्रॉफिट आया। पर अगर मैं सही बात कहूं तो 1,00,000 रुपए में जो आपने लॉस रिड्यूस करा उसमें सिर्फ 25,000 रिड्यूस होना था। आप 75,000 पे ऐड कर दो, या तो मैं डायरेक्ट 75,000 कर दो यार इसको, या आप क्या करो 1,00,000 ऐड करो 25 माइनस करो, दो तरीके से कर सकते हैं। कभी कभी क्या करता है 1,00,000 यहां पर ऐड कर दिया फिर माइनस कर 25,000, बात एक ही, 75,000 डायरेक्ट ऐड कर दो ना यार, सिंपल सी बात है। 75,000 को प्रॉफिट को बढ़ा देंगे, रेक्टिफाई कर दिया भैया, रेक्टिफाई। वर्किंग नोट में दिखाया ऊपर, वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, रेक्टिफाई करा है। आपने 1,00,000 से प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया था, जबकि डेप्रिसिएशन सिर्फ 25,000 का लगाना था। अगर कार की एंट्री पास करते तो 25,000 पे रिड्यूस होता, क्योंकि कार की एंट्री नहीं पास करी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस बना लिया, पूरा का पूरा 1,00,000 रुपए डाल दिया। तो 1,00,000 रुपए नहीं डलना था, एक्चुअल में डलना था 25,000 पे, आपने 1 डाल दिया, तो 75,000 से ज्यादा प्रॉफिट कम कर दिया। उसको ठीक करने के लिए 75,000 से प्रॉफिट इंक्रीज कर दो, और जब मैं 75 से प्रॉफिट इंक्रीज कर दो तो कितना आ जाएगा सर, अभी एक और है, अभी एक और है, और एक और है, 75 से प्रॉफिट इंक्रीज कर दूंगा तो और बढ़ जाएगा। और उसके बाद आगे कह रहा है, कहता है मैंने 10,000 रुपए का इंटरेस्ट कमाया और उसको इनकम में क्रेडिट कर दिया इन द फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 में भी कमाया, 19 में भी कमाया। मतलब 2018 में मैंने 10,000 रुपए का इंटरेस्ट कमाया, तो इसको मैंने क्या करा, ऐड कर दिया। सुनना ध्यान से, 10,000 का इंटरेस्ट मैंने प्रॉफिट में जोड़ रखा था, और क्योंकि ये नॉन ट्रेड आइटम है अब मैं इसको यहां से माइनस कर दूंगा। मेरी बात को समझिए, ऐसा जगह पैसा मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे और वहां से मुझे कोई इनकम मिलती है, तो इससे मेरी गुडविल पे क्या ही इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों, इससे मेरी गुडविल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आप मुझे बताइए। जरूरी है कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस अगर बाहर शेयर, बाहर नॉन इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो जरूरी है जो आगे वाला जो पार्टी खरीदेगी सामने वो भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट करे, ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो अगर मैं उसकी इनकम को एवरेज प्रॉफिट में जोड़ रहा हूं, इसका मतलब मैं एवरेज प्रॉफिट को बढ़ा रहा हूं, उसको मानते, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका भी होगा। इसलिए दोस्तों नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कभी भी हम एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम इंक्लूड नहीं करते। तो जो इनकम से ये प्रॉफिट बढ़ गया था, अब इसको घटा दो, घटा देंगे, क्योंकि 7,10,000 रुपए हुआ, 7,10,000 हुआ, तो भाई 7,10,000 कैसे हुआ, क्योंकि 10,000 इसमें वो प्रॉफिट भी जोड़ दिया जो इंटरेस्ट कमाया था नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से। क्या वो जुड़ना चाहिए था, नहीं जुड़ना चाहिए था, इसलिए माइनस कर दिया। तो ठीक करने के लिए क्या करूं भैया, 7,10,000 प्लस 75,000 और माइनस 10,000, तो आ गया 7,75,000। 7,75,000 रुपए का नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होना था 2018 में। ऐसी 2019 में भी, 2019 में 5,90,000 का लॉस होना था, 5,90,000 का लॉस होता 2019 में, ठीक है, लॉस होता। आपने क्या करा, आपने ध्यान सुनना, आपने क्या करा, ये 5,90,000 का लॉस होता, लॉस था, आपने इसके अंदर 10,000 का इनकम शो कर दी। सोचो, ऐसा समझाता हूं क्योंकि वैसे समझ नहीं आएगा, मेरी पक्की गारंटी है। ये मेरा मान लो पीएनएल अकाउंट है, पीएनएल अकाउंट है, ये ध्यान समझना, ये पीएनएल अकाउंट है। मुझे नेट लॉस कितने का हो रखा है, मेरा जो नेट लॉस हुआ है 5,90,000 रुपए का हो रखा है। मुझे यहाँ पर नेट लॉस कितने का दिख रहा है, नेट लॉस 5,90,000 का दिख रहा है, ठीक है। मान लो नेट लॉस मेरा 5,90,000 रुपए का दिख रहा है, ये मेरा नेट लॉस है। ये नेट लॉस कैसा आया पता है आपको, ये ऐसा आया कि मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो था ही नहीं कुछ ग्रॉस प्रॉफिट, मेरे पे ग्रॉस लॉस हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट से मेरा ग्रॉस लॉस आया, और ट्रेडिंग अकाउंट से मेरा ग्रॉस लॉस पता कितना है, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस लॉस आया वो 6,00,000 रुपए आया। मतलब मुझे 6,00,000 का लॉस हुआ, ग्रॉस लॉस 6,00,000 का ग्रॉस लॉस हुआ। इसमें मैंने क्या करा है, इस ड्यूरिंग द ईयर मैं अभी कुछ नहीं मानना, वो ट्रांजेक्शन मांग रहा हूँ, जो वो ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट सिखा रहा हूं जो मेरे को दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। अब देखो क्वेश्चन के अंदर दिया है कि 10,000 रुपए का इंटरेस्ट कमाया था, वो आपने 2019 में क्रेडिट कर दिया, तो मैंने यहां पर लिखा कि ट्रेडिंग अकाउंट से 6,00,000 का लॉस हुआ, फिर मैंने यहां पर लिखा इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दैट इज 10,000 रुपीज, और 6,00,000 में से 10,000 माइनस करो तो 590 का लॉस हो गया। और अगर मैं इसको हटाऊं तो, अगर मैं इसको नहीं रिकॉर्ड करता तो, जिस इनकम को डालने से मेरा लॉस जो ज्यादा आना था वो कम हो गया, अब मैं क्या करूं, उसको ठीक करने के लिए बढ़ा दो लॉस को फिर दोबारा।
भाई सोचो ना, ये इंटरेस्ट इनकम डालने से क्या हुआ, जहां 6 लाख का लॉस दिखता वहां आपका 590 का दिखा। इस 10,000 को इनकम ट्रीट करने से आपका 590 का 10,000 से लॉस कम हो गया। तो अब इसको हटाएंगे तो क्या होगा, लॉस लॉस वापसी बढ़ जाएगा। तो ये 5 लाख नेगेटिव में है तो 10,000 पे और हटा दिए, जब हटा दूंगा तो कितने का हो जाएगा लॉस, 6 लाख रुपए का हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है, क्या समझ में आया। और ये होगी हमारी एडजस्टमेंट। अब निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। और निकालो, बताओ कैसे निकालोगे, पिछले 5 सालों का प्रॉफिट 1.5 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख, 1.5 लाख प्लस 3.5 लाख, 5 लाख प्लस ये कितना है 7.5 7.75 लाख और माइनस 6 लाख का लॉस। ठीक करा, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 5, 1 2 3 4 5। करो सर, 1,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 7,75,000 और माइनस 6 लाख, यह आ गया 11,75,000 और डिवाइडेड बाय कर दूंगा 5, यह आ गया 2,35,000, 2,35,000। और जैसे 2,35,000 आया तो मुझे बताओ गुडविल कैसे निकालेंगे। गुडविल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2,35,000 पे है और ये कब तक कमाओगा पैसा, ये कितने ईयर ऑफ नंबर ऑफ ईयर परचेज तक, ऊपर दे रखा होगा। वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर ऑफ परचेज, 4 साल तक कमाएगा, मल्टीप्लाई करो उतना गुडविल का पैसा लेंगे जिससे 9,40,000 रुपये। तो गुडविल का जो अमाउंट आया वो 9,40,000 रुपीज आया। क्या समझ में आया, नहीं आया, समझ में आया। तो इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट करनी होती है दोस्तों। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं एडजस्टमेंट का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन करने में। कहता है भारत एंड भूषण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है, 3:2। तो ये कह रहा है कि भैया हमने नया पार्टनर को एडमिट करा है, पहले से 2 पार्टनर थे, नया पार्टनर को एडमिट करा है, इस वजह से उसको नया शेयर दिया है, तो इस वजह से आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है सर, ये क्यों करते हैं गुडविल के कैलकुलेशन, नया पार्टनर एडमिट होने के बाद, एडमिशन आन दो फिर देखना, ऐसे डिटेल में समझाऊंगा कि नया पार्टनर के एडमिट होने की वजह से गुडविल की कैलकुलेशन क्यों, भाई इसका रीजन भी है। लो भाई ठीक है, पहले में ये कह रहा है कि आपको गुडविल की कैलकुलेशन क्यों करनी है, क्योंकि नया पार्टनर एडमिट हुआ है। इसका रीजन नहीं पता ना आपको ना मुझे, अभी के लिए कुछ नहीं, जब एडमिशन आएगा ना तब आपको समझाऊंगा कि क्यों करना पड़ता है आपको ये गुडविल की कैलकुलेशन नया पार्टनर एडमिट होने से बाद। पहले गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 ईयर ऑफ परचेज, और 3 साल का नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म आपको एवरेज निकालना है। तो कहता है 2 ईयर ऑफ नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 2 दे रखा है, 3 साल का आपको प्रॉफिट दे रखा है, पहले तो उसको आप करो ठीक। 30,000 रुपए का प्रॉफिट है, 80,000 का लॉस है, प्रॉफिट 1,10 का, पहले इसको ठीक करते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आओ सर, क्वेश्चन नंबर आपको करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है एवरेज प्रॉफिट का, इसके बाद वेटेड चालू हो जाएगा और उसको समझाऊंगा फिर मैं आपको। वेटेड और सिंपल में डिफरेंस क्या है, कॉन्सेप्चुअली कोई डिफरेंस है क्या, नहीं बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। सिंपल मेथड का तरीका अलग है सॉल्व करने का, वेटेड मेथड का तरीका अलग है सॉल्व करने का, डिफरेंस कोई भी नहीं है, कॉन्सेप्ट तो एक ही था, एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैंने आपको सिंपल एवरेज नहीं बताया, मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड का कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो कॉन्सेप्ट बताया वो वेटेड में भी वही है और सिंपल में भी वही है, बस तरीका अलग है, तरीका अलग है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बस आप सोचो कि भाई वेटेड का मतलब अलग होता है, उसकी अलग इंटरप्रिटेशन है, उसकी अलग वो अलग बताता है मेथड को सॉल्व करने का तरीका, वो अलग गुडविल निकालने का कैलकुलेशन, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये पार्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड के, और मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में डिस्कस करा था वो एवरेज प्रॉफिट मेथड का कॉन्सेप्ट था, वो क्योंकि इसी के पास है तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से उसकी एजम्पशन को लेते हुए 2 मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, एक सिंपल और एक वेटेड। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कर रहा है, और पहले निकालेंगे कैलकुलेटिंग नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, कैलकुलेटिंग द नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, कैलकुलेटिंग द नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। लो जी लो, कैसे निकालेंगे सर, सबसे पहले लेंगे ईयर, फिर लेंगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, फिर लेंगे सर प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स। आज मैं स्पीड से कर रहा हूं तो आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मेरी स्पीड वैसे बढ़ी हुई है। फिर करेंगे सर कुछ एडजस्टमेंट्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, और एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा निकलेगा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है सर, ये लो, सबसे पहले ईयर बताना कौन सा था, 2019, 18 और 17, 2019, 2018 और 2017। बड़ा ही सिंपल है भाई, ये बताओ 2019 में क्या हुआ, 30,000 लॉस हुआ, फिर 1,10 का प्रॉफिट हुआ, 30,000 का प्रॉफिट है यहाँ पर,
यहाँ पर 80,000 रुपये का लॉस दिख रहा है और यहाँ पर 1,10,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। अब एडजस्टमेंट में आ जाओ। कहता है जो 30,000 रुपये आया ना प्रॉफिट, ये आफ्टर डेबिटिंग, डेबिट करने के बाद क्या, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, एबनॉर्मल लॉस। कह रहा है 40,000 रुपये का एबनॉर्मल लॉस हुआ, 40,000 रुपये का एबनॉर्मल लॉस हुआ, इसको हमने पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में डाल दिया और इसको डालने की वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया और कम होता होता 30,000 रुपये आ गया। तो अगर ये एबनॉर्मल लॉस नहीं होता तो हम क्या करते, आज मैं आपको 40,000 का प्रॉफिट नहीं, आज 40, 50, 60, 70,000 रुपये प्रॉफिट होता मुझे, क्योंकि ये 40,000 का एबनॉर्मल लॉस पीएनएल अकाउंट में डेबिट करने से मेरा प्रॉफिट कम हो गया। अब ठीक करने के लिए क्या करूं, इस 40,000 को ऐड कर दूंगा, तो यहां पर 40,000 रुपये ऐड कर दूंगा और लिख दूंगा ब्रैकेट में एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस के ट्रीटमेंट हटा देंगे। तो अब मेरा वैसे मेरा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कितना होता, 70,000। अगर ये एबनॉर्मल लॉस नहीं होता, अगर ये लॉस नहीं होता तो मैं 70,000 रुपये मेरा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट था। इस एबनॉर्मल लॉस होने की वजह से मेरा जो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है वो रिड्यूस कर दिया इसने। ठीक करने के लिए वापसी क्या करूंगा, वापसी बढ़ा दूंगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है जी 80,000 का लॉस हुआ और इस 80,000 के लॉस में इंक्लूड है वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड टू 1,10,000। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम किसे कहते हैं, अगर आपने टैक्स नहीं पढ़ा या टैक्सेशन में नहीं पढ़ा या टैक्स कभी नहीं पढ़ी है तो समझिए वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम किसे कहते हैं। मेरा एक बिजनेस है, बिजनेस, ध्यान समझिएगा, मैं छोटा सा एक ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी डिटेल में आप टैक्सेशन में पढ़ते हैं इसको। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट क्या होती है वगैरह, छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। मान लेते हैं मेरा बिजनेस है, आप मेरे बिजनेस के एम्प्लॉय है। ठीक है, मेरा बिजनेस है और आप मेरे बिजनेस के एम्प्लॉय है और मेरे बिजनेस के अंदर मान लो 1 लाख वर्कर काम कर रहे हैं। मेरे बिजनेस के अंदर क्या कर रहे हैं, 1 लाख वर्कर काम कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, तो मैंने कहा भाई ये मेरा बिजनेस है और मेरे बिजनेस के अंदर 1 लाख वर्कर्स काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा मेरा बिजनेस का काम चलता है। ड्यू टू लॉकडाउन, लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ कि भाई मेरा बिजनेस जो 1 लाख, जिन्होंने 1 लाख वर्कर मेरे काम कर रहे हैं, अब काम कम हो गया। अब काम कम हो गया तो इससे क्या हुआ, वर्कर जितना मेरे पे काम है उतने काम के लिए मेरे पे अगर 80,000 वर्कर हो तो वो इनफ है, 80,000 वर्कर इनफ है। अब जो मेरे पे काम है जितना, तो अब क्या करूं, 20,000 वर्कर को क्या करूं, निकाल दूं क्या, तो भैया निकाल तो सकते नहीं है। तो हम कहते हैं या 20,000 वर्कर को कि आप ना हमसे एक अमाउंट ले लो, हमसे एक अमाउंट ले लो और आप खुद लिखकर हमें ये दे दो। अब 1,20,000 वर्कर अगर आप सोच रहे हो तो ये बहुत ज्यादा है, मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूं। ऐसा नहीं होता कि 20,000 वर्कर को एज इट इज निकाल दिया। अब अगर मान के चलो एक फैक्ट्री है, छोटी सी फैक्ट्री है, उसके अंदर 20 वर्कर काम कर रहे हैं, ऐसा मान के चलो, आपको थोड़ा अच्छा सा लगेगा, आपको लगेगा अरे यार 20,000 वर्कर, इमोशनल हो जाते हैं बच्चे कभी कभी। तो मान के चलो कि एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री के अंदर 20 वर्कर काम कर रहे हैं, काम थोड़ा कम हो गया, कम होने की वजह से क्या हुआ, अब 15 लोग उस काम को कर सकते हैं, तो कंपनी ने 20 वर्कर रखे हुए हैं। तो कंपनी चाहती है कि 5 वर्कर को निकाल दिया जाए, पर निकाल सकते नहीं है ऐसे। ठीक है, कुछ कंपनी की पॉलिसी है। तो कंपनी ने 5 वर्कर को बुलाए जो उनको जरूरत नहीं है, उनसे कहा देखो वर्कर, आपको कंपनी छोड़ के जानी पड़ेगी, पर यह कंपनी छोड़कर हम आपको फायर नहीं करेंगे क्योंकि आपने कभी कोई गलत काम करा नहीं, हमारा तो काम कम है, हमारा तो काम कम है, इस वजह से हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम निकाल नहीं सकते क्योंकि आपने जो काम करा है वो बहुत अच्छा करा हुआ है और हम निकाल नहीं सकते क्योंकि फायर नहीं कर सकते। फायर तब करते हैं जब कोई रीजन होता है। ठीक है, तो हमने वर्कर से कहा वर्कर सुनो, मैं एज ऑनर फैक्ट्री के ओनर का लो 5 लाख रुपए दूंगा, आप खुद लिख कर दे दो कि मुझे इस कंपनी से छोड़ना चाहता हूं और अपनी मर्जी से छोड़ना चाहता हूं। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम क्या होती है, जब कोई इंप्लॉय ऑफ द बिजनेस कंपनी से खुद जाकर ये कहे कि मैं अब आपके बिजनेस से खुद अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, तो कंपनी इसके बदले में इंप्लॉय को कंपनसेशन देती है। इसको कहते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड बाय द कंपनी टू द इंप्लॉय। तो ये तब होता है, जो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाई, ये कहानी मैंने जो आपको समझाई, ये तब होता है दोस्तों जब कंपनी में वर्कर ज्यादा होते हैं और काम कम होता है। तो कंपनी चाहती है कि यार क्यों ना वीआरएस ले ले, क्यों ना हम उन वर्कर को कुछ बेनिफिट दे कि आप खुद अपनी मर्जी से रिटायरमेंट दे दो और हमसे इतना अमाउंट ऑफ कंपनसेशन ले लो। वर्कर खुशी खुशी ले लेते हैं, कहते हैं उनको हमें कहीं और जॉब मिल रही है जी, हम तो ले लेते हैं। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम क्या होती है, दोबारा समझिए कि
ये ऐसी स्कीम होती है जिसमें वर्कर या एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस खुद जाकर अपने आप बोलता है कि सर मैं अब आगे अपने आपके बिजनेस में काम नहीं करना चाहता, मैं आपके बिजनेस से अब रिटायरमेंट लेना चाहता हूं अपनी मर्जी से। वॉलंटरी मींस अपनी मर्जी से, रिटायरमेंट मींस जो हम छोड़ के जा रहे हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। इसके लिए क्या होता है, कंपनी जब कोई भी इंप्लॉय वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का बेनिफिट अवेल करता है तो कंपनी क्या करती है, उसको कंपनसेशन देती है, क्योंकि वो नौकरी छोड़कर जा रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है। वैसे होता क्या है इसमें, मैंने आपको समझाया एक्चुअल कि कंपनी में काम कम होता है तो कंपनी खुद ही कहती है वीआरएस ले लो, ऐसे निकालने से तो ऐसे निकल जाओ, पैसा लेकर निकलो। तो कंपनी कहती है लो बेटा 5 लाख रुपए पकड़ो और छुट्टी हो जाओ, मजे करो। तो कंपनी भाई मेरे को अगर कोई कंपनी कह रही है कि भाई 5 लाख रुपए दूंगा, ठीक है, आपको कह रही है भाई 5 लाख रुपए लो अभी हैंड टू हैंड कैश, 2-2 हजार के नोट, और 5 लाख रुपए लेकर आप वीआरएस ले लो अपनी मर्जी से, आपको कहीं और भी जॉब मिल रही है बहुत अच्छी, तो क्या कहोगे, खुशी खुशी ले लोगे? कह रहा सर ठीक है ये लो वीआरएस। आप एक लेटर लिखो कि भाई मैं अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेना चाहता हूं और मैं कंपनी का वीआरएस स्कीम अपनाना चाहता हूं, तो कंपनी मुझे इसके बदले में कंपनसेशन देगी 5 लाख रुपए, तो उसको बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। और क्योंकि दोस्तों वीआरएस एक कंपनी जो वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन है, ये कंपनी हर साल नहीं करती, रेगुलर नहीं होता, कभी कभी होता है। कभी कभी क्या होता है कि भाई कंपनी में वीआरएस की स्कीम कोई अवेल करता है, हर साल नहीं होता, ये वन टाइम होता है, ऐसा कोई भी खर्चा आगे एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो क्योंकि ये वन टाइम है, इसको एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इंक्लूड नहीं करा जाता। तो हमने 1,10,000 रुपए का कंपनसेशन दिया किसी इंप्लॉई को, हमने 1,10,000 रुपए का कंपनसेशन दिया किसी इंप्लॉई को, और ये आने वाले फ्यूचर में कोई एक्सपेक्ट नहीं है कि अब ये फ्यूचर में होगा, या ये ऐसा खर्चा नहीं है कि रेगुलर बेसिस पर होता है, आज हो गया तो आगे 10 साल बाद होगा, ऐसा नहीं है कि रेगुलर होगा, हर साल होगा। इसलिए दोस्तों ये खर्चा जो हमने डालकर अपने प्रॉफिट को कम कर दिया था, इसको 1,10,000 को वापसी प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। तो भैया क्या करेंगे, हम 80,000 जो पहले से लॉस में चल रहा है इसमें 1,10,000 पे ऐड कर देंगे और बनाएंगे जो 80,000 का लॉस हमें दिख रहा है वो अब हो जाएगा कन्वर्ट प्रॉफिट में, क्योंकि ये 1,10,000 पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में शो करने की वजह से मेरा प्रॉफिट 1,10 से कम हो गया। अब मुझे 1,10 से प्रॉफिट को इंक्लूड करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा कंपनसेशन है, ऐसा खर्चा है जो ये अब आने वाले टाइम में बहुत कम एक्सपेक्टेशन है कि होगा। ठीक है, बहुत जल्दी वीआरएस की स्कीम नहीं लेता हर कोई, ठीक है, इतनी जल्दी कोई नौकरी नहीं छोड़ता, ठीक, तो वो तो मजबूरी होती है तब छोड़ना पड़ता है, तो वो अवेल करके वीआरएस की स्कीम की कुछ कंपनसेशन छूट तो रही है, नौकरी तो जा ही रही है, तो कुछ कंपनसेशन मिलकर चलते हैं भाई। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वापसी प्रॉफिट को बढ़ा दो, क्योंकि ये खर्चा है और खर्चा है तो प्रॉफिट कम हुआ होगा, वापसी इंक्रीज कर दो। 80,000 का लॉस बन गया था, 1 लाख का प्रॉफिट दोबारा बढ़ा दिया, तो 80,000 माइनस 1,10,000 आपके पास 30,000 का, ये आपके पास क्या है, VRC वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, और इसके पे क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ गया होगा। अब मेरा प्रॉफिट 80 के लॉस से 30,000 में कन्वर्ट हो गया प्रॉफिट में। जो मेरा पहले 2018 में लॉस दिख रहा था 80,000 रुपए का, अब वो मेरा 30,000 का प्रॉफिट में शो होगा, क्योंकि 1,10 से प्रॉफिट इंक्रीज कर दिया। क्लियर है नहीं है? यहां मेरा 1,10 का प्रॉफिट हुआ, इस 1,10 के प्रॉफिट में मेरा इंक्लूड है ऐसा गेन जो मैंने फिक्स रेट को बेचने से हुआ, और ये हो गया एबनॉर्मल गेन, और एबनॉर्मल गेन बार बार नहीं होता, तो इस 30,000 की वजह से प्रॉफिट क्या हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा। अब क्या करूंगा, ठीक करने की वजह से परचेज कर ठीक करने के लिए माइनस कर दूंगा, एबनॉर्मल गेन से प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, और एबनॉर्मल गेन बार बार नहीं होते, कभी कभी होते हैं, तो इसलिए इसको एवरेज प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करेंगे, और इससे जो प्रॉफिट बढ़ा माइनस कर देंगे। जी कितना आ जाएगा सर, ये 80,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है सर, और यहां आपके पास आ गया सर क्या, यहां आपके पास आ गया नॉर्मल बिजनेस। एवरेज प्रॉफिट निकाल दो सर जल्दी से, तीनों का टोटल कर देंगे, 1,80,000 आएगा, और 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया 60,000। तीनों का टोटल कर दो, 180 आ गया, और 180 को 3 से डिवाइड करेंगे, एवरेज 60 आ जाएगा। बताओ तो गुडविल कितनी होगी सर, गुडविल होगी कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज है, 2 नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आ जाएगा जी, 1,20,000 रुपए। तो दैट्स दी गुडविल। क्लियर है या नहीं है? और यहां आपको खत्म हुआ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर अब जो दे रखा है मुझे, वो दे रखा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आओ एक नई हेडिंग बनाएंगे और सीखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट वही है जो पिछली क्लास में समझाया था, बस ये टाइप है, दूसरा मेथड है, जो दूसरे मेथड से एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करा जा सकता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड की एजम्पशन को लेकर गुडविल को कैलकुलेट करा जा सकता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेट के अकॉर्डिंग हम एवरेज प्रॉफिट मेथड को कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिए। अच्छा सर, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है ये बनाने की जरूरत क्या पड़ी, मतलब जब एक मेथड से काम हो रहा था तो दूसरा मेथड क्यों बनाना पड़े?
दोस्तों ये बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट होता है उसका एक ड्रॉबैक होता है। ड्रॉबैक, सर आपने ड्रॉबैक समझा है इसका? ड्रॉबैक मैं आपको सीधा डायरेक्ट ये नहीं समझाऊंगा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन होता है वो तो ठीक है सर, वो तो ठीक है, वो तो कैलकुलेट कर लेंगे, अभी सीख लेंगे, 5 मिनट का काम है। पर वेटेड एवरेज मेथड, जब एक मेथड एवरेज प्रॉफिट का सिंपल मेथड था, तो हम क्यों दूसरा मेथड से काम कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसका एक ड्रॉबैक है। वो क्या है वो समझते हैं। ड्रॉबैक इन सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक ड्रॉबैक है। अब ये ड्रॉबैक को खत्म करा किसने? वेटेड एवरेज ने। इस ड्रॉबैक को क्या करा? खत्म करा। और ड्रॉबैक क्या जरा ध्यान देना, मैंने कहा ये मेरा ईयर्स है, ये मेरा 2016 है, 2017 है, 2018 है और 2019 है, 2020 है। मैं ले लिए 5 साल। पहले साल में मुझे प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल में मेरा प्रॉफिट और बढ़ता गया, तीसरे साल में मेरा प्रॉफिट और बढ़ा, मैं अच्छा करता रहा, प्रॉफिट बढ़ा, चौथे साल में मेरा प्रॉफिट और बढ़ा और 5वें साल में भी मेरा प्रॉफिट और बढ़ा। और ऐसे ऐसे करके मैंने ग्रो करा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मैंने क्या करा दोस्त? ग्रो करा। तो पहले साल में मेरा प्रॉफिट था 1 लाख, दूसरे साल में 2 लाख था, तीसरे साल में 2.5 लाख था, चौथे साल में 3 लाख था और पांचवें साल में 4 लाख था। इस तरीके से मेरा प्रॉफिट बढ़ा। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं एवरेज प्रॉफिट निकालता हूं तो मैं कहता हूं कि भाई ये मेरी कैलकुलेशन कैसी होगी। अब आप जिस हिसाब से आप ये ट्रेंड देख रहे हो उस हिसाब से आपको लगता है कि भाई 4 लाख से ज्यादा होगा, है ना? जिस हिसाब से आप ये ट्रेंड देख रहे हो, तो आप, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ 2021 का प्रॉफिट कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये तो 4 लाख से ज्यादा ही होगा, क्योंकि देखो ट्रेंड किससे चलता रहा है भाई, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ये बढ़ता हुआ जा रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ 2021 का प्रॉफिट क्या होगा, तो आप कहोगे सर एस्टिमेट करूं तो 2021 का प्रॉफिट जो भी होगा ना वो 4 से ज्यादा ही होगा। ये कहोगे नहीं कहोगे? तो आपका कहना यह है कि भाई 2021 का जो प्रॉफिट होगा मेरे हिसाब से वो 4 लाख से ज्यादा ही होगा, क्योंकि जो ट्रेंड है पास्ट ट्रेंड वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पर मैं 2021 का प्रॉफिट कैसे एस्टिमेट करता हूं? एवरेज प्रॉफिट निकालकर, है ना? सिंपल एवरेज प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट निकाल के कैलकुलेट करता हूं। और वो क्या कहता है? कहता है 5 साल में जो आपने प्रॉफिट कमाया उसका 5 साल का एवरेज निकाल लो। मैंने कहा ठीक है सर, 1 प्लस 2 लाख प्लस 2.2 लाख प्लस 3 लाख और प्लस 4 लाख डिवाइड बाय 5 कर दे। तो मैंने कहा ठीक है सर, 1 प्लस 2 प्लस 2.5 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 5, यह आ गया 2.5 लाख रुपए। ये कितना आ गया? 2.5 लाख। तो अगर आप ये देखो और इसको देखो, तो मैं अभी तक जो कैलकुलेशन करते हुए आया हूं वो इस बेस पे करता हुआ आया हूं कि यहां 2021 का प्रॉफिट जो होगा वो 2.5 लाख नहीं, वो 4 लाख नहीं, वो 2.5 लाख होगा। आप देख लो, क्या जमीन आसमान का फर्क दिख रहा होगा? ड्रॉबैक है या नहीं इस मेथड का? है सर। आप देखो ना, जब पास्ट ट्रेंड देख रहे हैं तो प्रॉफिट बढ़ता हुआ जा रहा है। ये दिख रहा है कि भाई 1 लाख है, 2 लाख है, 2.5 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, और यहां पर 4 लाख ना होगा, चलो 4 लाख से कम भी नहीं, एटलीस्ट 4 तो होगा। जब आगे से पीछे से कंपनी प्रॉफिट बढ़ाते हुए नजर आ रही है तो इस साल भी तो प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? चलो 4 लाख 1 हो जाएगा, कुछ तो होगा। 4 चलो कम हो जाएगा, कितना ही कम हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कोई अनसर्टेनिटी आ जाए तब भी 3 हो जाएगा। ये तो 2.5 कह रहा है। एवरेज प्रॉफिट तो कहता है भाई 2.5 लाख होगा अगले साल प्रॉफिट। तो देख लो उसका ड्रॉबैक। जो चीज बढ़ रही है वो कह रहा है कि भाई बढ़ रही है तो बढ़ ही रही है, बढ़ रही है तो बढ़ रही है चीजें। देखो एक 5वें साल तक चीजें बढ़ती हुई जा रही है, वो कह रहा है अगले साल अब यहाँ पर प्रॉफिट 4 लाख, जहां मेरा चल रहा है 4 लाख टॉप पे पहुंच गया, वो कह रहा है नहीं 4 लाख नहीं होगा आपका प्रॉफिट, हम बता रहे हैं आपका प्रॉफिट होगा 2.5 लाख रुपए। कम करो इसको। मैंने कहा क्यों होगा जी 2.5 लाख रुपए? ये ट्रेंड नहीं दिख रहा आपको? ये ट्रेंड दिख रहा है जब ऊपर की तरफ जा रहा है, चलो ठीक है, एक अनसर्टेन नहीं हो जाए, एबनॉर्मल लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, तब भी इतना थोड़ा कम हो जाएगा यार, समझ में आ रहा है? तो दैट द ड्रॉबैक ऑफ द सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। जब हम किसी भी चीज को एवरेज निकालते हैं ना, तो एक कम वैल्यू असली चीज की वैल्यू को कम कर देता है। अगर मैं यहां करता हूं 1 लाख की जगह 1 कर दूं ना, तो पूरी वैल्यू और कम हो जाएगी दोस्तों। एवरेज का मतलब सभी वैल्यू को ध्यान में रखते हुए होता है। इसलिए दोस्तों यहां पर हम कहते हैं इस वेटेड एवरेज मेथड ने क्या करा? इस ड्रॉबैक को खत्म करा। वेटेड एवरेज मेथड ने इस ड्रॉबैक को क्या करा? खत्म कर दिया। और खत्म कैसे करा वो समझते हैं। वेटेड एवरेज मेथड कहता है, ये वाला मेथड कहता है, वेटेड एवरेज मेथड कहता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कहता है आपको, ये कहता है दोस्तों जो प्रॉफिट करंट ईयर के नजदीक होगा, मतलब आज मेरा 2021 मान लेते हैं कि 2021 में मैं खड़ा हूं, तो करंट ईयर के जो प्रॉफिट नजदीक होगा वो होने के ज्यादा चांसेस होंगे। आप खुद ही सोचो, आज इस साल मेरे को कितना प्रॉफिट होने वाला है, ये मैं पिछले 10 साल का पिछले 10 साल वाला प्रॉफिट देखूंगा, जस्ट इससे पहले वाला प्रॉफिट देखूं वो देखूं।
अगर मैं आज का प्रॉफिट एस्टिमेट करना चाहूं, अगर आप अपनी कंपनी का आज का प्रॉफिट, इस साल का प्रॉफिट एस्टिमेट करना चाहते हो, ठीक है, तो क्या आप प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए एस्टिमेट करोगे या 10 साल वाले प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए एस्टिमेट करोगे? सर प्रीवियस ईयर वाले को। तो यही कहता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, कहता है जो करंट ईयर का प्रॉफिट होगा ना, जो करंट ईयर के बिल्कुल क्लोज प्रॉफिट होगा ना, वो फ्यूचर में होने के ज्यादा चांस है। करंट ईयर के प्रॉफिट का जो क्लोज होगा ना 4 लाख, यही इसी के आसपास फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, ये कहता है वेटेड एवरेज। और वेटेड एवरेज कहता है कि जो आपका ये ड्रॉबैक आया ना इसका, कि इन सभी का टोटल एवरेज, एक वैल्यू कम होने की वजह से एवरेज प्रॉफिट में ये वाली वैल्यू भी कम हो जाती है। ठीक, ये वाली वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए ड्रॉबैक क्या था समझ में आया। इसलिए इसका सोल्यूशन क्या निकाला, इसने कहा हम उस प्रॉफिट को ज्यादा वेट से, उस प्रॉफिट को ज्यादा वेट देंगे, उस प्रॉफिट को ज्यादा वेट देंगे जो करंट ईयर के क्लोज हो। उस प्रॉफिट को ज्यादा वेट देंगे जो करंट ईयर के क्लोज हो। क्यों? क्योंकि फ्यूचर का अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहते हो, फ्यूचर में अगर आप 2021 का अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहते हो, तो आप पिछले वाला डाटा के हिसाब से एस्टिमेट करोगे। जो करंट ईयर के क्लोज ज्यादा होगा उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करोगे कि हाँ यार इधर पिछले साल 4 लगा था, इस बार 4 तो होगा ही, चलो कम हो जाएगा तो 3.5 हो जाएगा, नहीं तो 4.5 कमा लेंगे। ऐसा दोनों होगा कि 2.5 हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? तो मैंने कहा सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट कहता है कि हम उस प्रॉफिट को ज्यादा वेट देंगे जो करंट ईयर के क्लोज होगा। ज्यादा वेट देने से क्या होगा? ज्यादा वेट देने से, ज्यादा वेट देने का मतलब, ज्यादा वेट देने का मतलब उसके होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ज्यादा वेट देने का मतलब क्या होता है? उसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और पूरे यूट्यूब के अंदर आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ो, मजा आएगा आपको। ठीक है, मैं कहता हूं ना दोस्तों, हर कोई नॉलेज नहीं देता, समझिए आप। नॉलेज कहीं कहीं मिलेगी, और जिस टीचर से आपको नॉलेज मिल रही है वो बहुत बढ़िया टीचर है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं और टीचर की भी बात कर रहा हूं। कहीं पर कोई आप ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और जहां वो टीचर आपको नॉलेज दे रहा है, आपको बेस समझा रहा है, आपको आपके बेस को क्रिएट कर रहा है कि आया कैसे। आपको कुछ नहीं पता था, ये नहीं पता था, मैं आपको 100% कह सकता था ये नहीं पता था आपको ये। ठीक है, क्यों ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लाया गया, क्यों हम वेट का इस्तेमाल करते हैं? वेट जिस प्रॉफिट में ज्यादा होगा उस वेट का मतलब है, ज्यादा वेट देने का मतलब उसके होने के चांसेस फ्यूचर में ज्यादा है, फ्यूचर में ज्यादा है। और आप कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो वेट का, मैं देखो मैं अपनी बड़ाई वाली बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। मेरा पर्पज सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना। मैं भी चाहता तो मैं नहीं करवाता ऐसा सब, क्योंकि मैं टाइम लगा रहा हूं दोस्तों, मैं टाइम लगा रहा हूं, तो उसको बर्बाद मत करिएगा। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो वेटेड, मतलब मेरे से अगर कोई चीज पढ़ रहा है, मैं चाहता हूं कि कोई स्टूडेंट अगर मेरे से पढ़ रहा है तो वो बहुत अच्छे से पढ़े और उसको नॉलेजेबल पढ़े, वो चीजों को समझे। ये नहीं मेरी तरह अगर कोई और टीचर भी आपको बहुत अच्छी नॉलेज दे रहा है ना, तो बेस्ट टीचर है वो, बेस्ट, मेरे हिसाब से बेस्ट है वो। आपके हिसाब से क्या है वो आप जान दे, इसे समझिए आप सर। ठीक है, चलो, तो हम उस प्रॉफिट को ज्यादा वेट, उस प्रॉफिट को ज्यादा वेट देंगे जो करंट ईयर के क्लोज होगा। करंट ईयर के जो क्लोज होगा उसका वेट ज्यादा होगा, देखना क्वेश्चन में वेट गिवन होगा, और जो करंट ईयर के क्लोज होगा उसको ज्यादा वेट देंगे। क्यों ज्यादा वेट देने का मतलब ये होता है कि उसके फ्यूचर में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो मेरा, अगर मैं फ्यूचर में यहां प्रॉफिट निकालना चाहता हूं तो इसका मेरा सबसे ज्यादा वेट होगा। इसका सबसे ज्यादा वेट इसलिए हुआ क्योंकि ये वेट ज्यादा होने का मतलब क्या है, इसके ज्यादा होने के चांसेस फ्यूचर में, 4 लाख ज्यादा आने के चांसेस फ्यूचर में, ये मतलब होता है वेटेड। और इसने क्या करा, इसने इस ड्रॉबैक को खत्म कर दिया, सिंपल एवरेज, इसलिए यह नया मेथड बनाया गया। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड समझ में आया आपको? तो उसमें वेट देंगे, और जिसका ज्यादा वेट होगा समझ लेना उसके प्रॉफिट, वो वाला प्रॉफिट फ्यूचर में होने में ज्यादा चांसेस है, उसके फ्यूचर के होने में ज्यादा चांसेस, उस प्रॉफिट का चांस ज्यादा है फ्यूचर में आने का, उतना अमाउंट का प्रॉफिट आने का। क्लियर है या नहीं है? आओ समझते हैं क्वेश्चन के साथ कि कैलकुलेशन कैसे करी जाएगी। कहता है प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, लास्ट 5 साल का प्रॉफिट आपको गिवन है 20,000, 24,000, 15, 16, 17 का 30,000, 18 का 25,000, 19 का 18,000। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब हम एवरेज प्रॉफिट नहीं निकालेंगे, वेटेड एवरेज, क्योंकि हम वेट के अनुसार हम प्रॉफिट को सिलेक्ट करेंगे। जिसपे ज्यादा क्लोज होगा करंट ईयर के उसको ज्यादा वेट दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम वेट ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, और वेटेड प्रॉफिट से हम नंबर ऑफ ईयर परचेज निकालेंगे।
असाइन करो वेट 1 से लेके 5 तक रिस्पेक्टिवली फॉर द प्रॉफिट 31/2015। कह रहा है जी देखो 1 होगा 2015 का, 2 होगा 2016 का, 17 का, 3 होगा, ऐसे करके वेट दे दिया। भाई इसका 1 वेट है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, उसका 5 है, इसका ज्यादा क्यों है? क्योंकि ज्यादा वेट आने का मतलब ये 18,000, अगर मैं 2020 का प्रॉफिट मुझसे पूछेगा कि भाई कितना होगा, मैं कहूंगा आसपास 18,000 के होगा, इसको मैं भूल जाऊंगा। क्योंकि जो सबसे कम है इसके होने के चांसेस कम है, क्योंकि भाई जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था तब मेरा कम ही प्रॉफिट होगा। आज 5 साल हो गए बिजनेस स्टार्ट करते हुए, तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, वैसे तो ये आप इसको प्रॉफिट को मत देखो, वैसे तो प्रॉफिट को मत देखो इधर, जैसे आप सोच रहे हो कि यार यहां पर तो 20,000 का प्रॉफिट है और लास्ट में इतना, कि भाई क्या हो सकता है कि भाई मैंने बिजनेस का इस वाले के इंडस्ट्री में ये कह सकता हूं कि अगर यहां 2015 में आपका 20,000 कमाया, 2019 में 18 कमा रहे हो, उसका मतलब आप गलत तरीके से प्रॉफिट, आप गलत काम कर रहे हो, आपका एफिशिएंसी अच्छी नहीं आ रही, ये मतलब हुआ इसका। भाई प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है? आपके वर्कर को काम नहीं करवा पा रहे ढंग से, आपके पास ऑर्डर नहीं आ रहे, आप माल बेच नहीं पा रहे, इसलिए प्रॉफिट कम हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, तो हम ये नहीं देखेंगे प्रॉफिट कम हुआ, हमें देखना है जिसके ज्यादा। अब अगर आप सेल नहीं कर पा रहे तो हो सकता है भाई अगले साल भी नहीं कर पाओ, तो इसके अकॉर्डिंग हम अगले साल का प्रॉफिट निकालेंगे। आया समझ में? ये ड्रॉबैक को खत्म कर दे कि सभी चीज का एवरेज निकालो, एवरेज में निकालो, वेट के अनुसार एवरेज निकालो, वो सही ज्यादा कैलकुलेशन है। इसलिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट का जब बनाया गया तो पिछले जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट का ड्रॉबैक था वो खत्म कर दिया गया। और करेंगे कैसे इसकी कैलकुलेशन, सामने देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कर रहा हूं मैं 7वां। वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, आप वीडियो पसंद आती है, कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलती है, तो कमेंट करके सब्सक्राइब करो जल्दी से। ठीक, ये ऑर्डर नहीं दे रहा पर ऑर्डर दे रहा हूं, कर दीजिए भाई, रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं। मैं बार बार ऐसा करता हूँ, कमेंट करो, ये करो, वो करो, इसका कहने का मतलब पर्पस यही होता है कि सर थोड़ा सा ना अच्छा लगता है। अच्छा क्या लगता है यार, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं अपने घर में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और ये घर का जो मेरा सबसे ऊपर वाला फ्लोर है, उस फ्लोर पर पढ़ा रहा हूँ, और इतनी गर्मी हो रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और उस गर्मी के उससे पढ़ा रहा हूँ मैं, बस पढ़ा रहा हूँ जैसे तैसे। और क्या होता है जब दोस्तों, जब हम पढ़ाते हैं ना, और जब हम पढ़ाते हैं ऐसे नहीं कि अभी जैसे कि मैंने एक क्लास ले ली, मतलब 1 घंटे में पढ़ाते, 1 घंटे का मेरा पर्पज यही रहता है कि 1 घंटे में ना क्यों मैं चिल्लाता जाता हूँ, ये मैंने सुना है स्टूडेंट से। और मैं समझता हूँ कि यार जब मैं कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो पूरी जी जान लगा दूँ, तो जी जान लगा के पढ़ा रहा हूँ तो मेरी आवाज़ वॉइस जो है वो थोड़ा चेंज आ जाती है। ये होता है, देखा होगा अगर आप मेरे से पहले से पढ़ रहे हो तो ये होता है। तो उससे क्या होता है भाई, पानी की प्यास बहुत लगती है, और पानी अगर साइड में रखा भी है ना तब भी भूल जाता हूँ पानी पीने, क्योंकि इतना घुन जाता हूँ मैं पढ़ाने में। ऐसा होता है मेरे साथ। अगर पानी साथ में रखा है हुआ है, वो ठंडा पानी रखा हुआ, वो गर्म हो जाएगा और मेरे को ध्यान नहीं रहेगा कि पानी भी पीना है, ऐसा होता है। तो वो थोड़ा है, तो इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा अच्छा आप अगर थोड़ा ऊपर से सपोर्ट दिखाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि और फर्दर वीडियो में लेकर आऊँ, और अच्छी वीडियो लेकर आऊँ, और अच्छे कॉन्सेप्ट आपको समझाऊँ। ठीक है, जितनी मैं हमेशा चाहता हूँ कि जितनी मेरे अंदर नॉलेज है वो बांटूं, और नॉलेज में मैं हमेशा लर्निंग करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। लर्निंग लाइफ के अंदर ना बहुत जरूरी है। आप पढ़ते रहो हमेशा, आप पढ़ते रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप पढ़ते रहोगे। नई चीज जो मुझे नहीं आता ना, सही में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ नहीं आता, हमें खुद नहीं आ रहा होता कोई कॉन्सेप्ट, तो हम चीज़ों को अलग अलग जगह से खोजते हैं, उसको रिसर्च करते हैं कि भाई क्यों, और रिसर्च करने का जब हमें खुद को समझ में आता है फिर हम ये सोचते हैं कि बच्चों को कैसे समझाया जाए, फिर हम समझाए कैसे, किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करें जिससे आपको इजिली कनेक्ट हो जाए कोई भी मुश्किल कॉन्सेप्ट। ये होता है तरीका। चलो छोड़ो, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहां निकालेंगे वेटेड प्रॉफिट, कैलकुलेटिंग वेटेड प्रॉफिट, कैलकुलेटिंग वेटेड प्रॉफिट। तो वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप यहां पर देंगे ईयर, फिर यहां देंगे आप प्रॉफिट, प्रॉफिट में अलॉट करेंगे वेट अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट करंट ईयर, जिस जो ज्यादा करंट ईयर के पास उसको ज्यादा वेट, जो कम पास होगा उसको कम वेट। इसको कहने का मतलब क्या होता है, इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक यह है कि जब आप वेट को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेटेड प्रॉफिट बन जाएगा। ज्यादा वेट होने का मतलब क्या है, उसके ज्यादा आने के चांसेस है फ्यूचर में। ठीक है, क्योंकि देखो भाई पिछले साल में सेल नहीं कर पा रहा, मेरा प्रॉफिट कम आया, तो जरूरी नहीं है इस साल भी आप ज्यादा सेल कर पाओ, हो सकता है थोड़ा बढ़ा जाए, उसके आसपास रहे। देखो एक्सपेक्टेशन है, हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, पर एक्सपेक्टेशन इस तरीके से होनी चाहिए कि ये नहीं ज्यादा डिफरेंस आए, कम डिफरेंस चले, जो हमने सोचा है उससे कम आए बहुत एक्चुअल। तो ईयर बता दो कितना है जी, ईयर है आपके पास 15, 16, 17, 18, 19, 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019। प्रॉफिट बता दीजिए कितना है, 20, 24, 30, 25, 18, 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000। अब देख लो जैसे जैसे मैं पास आ रहा हूं वैसे वैसे मेरा प्रॉफिट कम होता जा रहा है, तो क्या लगता है कि अगले साल 30,000 हो जाएगा प्रॉफिट? नहीं सर,
पिछले साल 18 हुआ तो अगले साल इतना ज्यादा कैसे हो जाएगा, इसका मतलब 18 के आसपास ही रहेगा। तो मैं कहूंगा ये वाला चांस होने का कम है, ये वाला चांस होने का और थोड़ा से ज्यादा है, फिर उससे ज्यादा चांस, उससे ज्यादा चांस, और लास्ट पे इसमें ज्यादा वेट आने का मतलब क्या है कि अगले साल अगर 2020 का कोई मुझसे प्रॉफिट करेगा, मैं कहूंगा भाई 18 के आसपास आएगा, क्योंकि ये होने के चांस ज्यादा है। पिछले साल भी 18 आया था, 18 से बढ़ सकता है, अच्छा काम करा तो घट सकता है, अगर बेकार काम करा तो। बस पूरे के बेसिस पर निकालूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, जब पूरे के बेसिस पर अगर निकालना हो तो मैं इसको वेटेड प्रॉफिट में कन्वर्ट करूंगा। 20,000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 आ जाएगा, 24,000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 24,000 इंटू 2, यह आ जाएगा 48,000, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3, यह आ जाएगा 90,000। मतलब बता देता हूं क्यों मल्टीप्लाई करा, सभी का मतलब है सर, ऐसा नहीं है कि किसी का मतलब नहीं है। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 4 निकालूंगा, इसका भी एवरेज, पर एवरेज निकालने का पर्पस अलग होगा इस बार। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका टोटल करो, टोटल इसका टोटल करना भाई 5 + 4 + 3 + 2 + 1, यह है 15। इसका टोटल करना, मैं अभी कुछ सिखाना चाहता हूँ आपको। 20,000 + 48,000 + 90,000 + 1,00,000 और प्लस 90,000, यह है 3,48,000। 20, 48, 90, 100, ठीक है। अब अगर आपने कभी प्रोबेबिलिटी निकाली, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मान लो 100 टोटल प्रोबेबिलिटी ये है, तो 1 डिवाइड बाय 15, 1 डिवाइड बाय 15, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, यह है 0.06 की परसेंट की प्रोबेबिलिटी। 2 डिवाइड बाय 15, यह है 0.13% की प्रोबेबिलिटी। 3 डिवाइड बाय 15, यह है 0.20% प्रोबेबिलिटी। इससे आपको बेटर समझ में आएगा। 4 डिवाइड बाय 15, यह आएगा 0.26% प्रोबेबिलिटी। और 5 डिवाइड बाय 15, यह आएगा 0.33% प्रोबेबिलिटी। अब देखो प्रोबेबिलिटी का अनुमान ये है कि फ्यूचर का अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहते हो 2020 का, तो सबसे ज्यादा चांस है इस वाले प्रॉफिट का, 0.33 पर प्रोबेबिलिटी है, 0.33% चांसेस है कि आपका 18,000 आ जाए। मतलब अगर मैं 15 में से बात करूं, अगर मैं 15 साल की बात करूं, ना ध्यान सुनना, अगर मैं 15 साल के प्रॉफिट की बात करूं कि 15 साल के प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन करो, तो 15 साल में 5 बार ऐसा होगा जब 18,000 प्रॉफिट आएगा। ये बस इसको, इस पास्ट को ध्यान में रखते हुए, तो ये मतलब है, मतलब 5 बार देने का मतलब क्या है कि 15 में से 5 बार होगा ऐसा कि आपके पास, मतलब अगर मैं इसको 100% की बात करूं तो 100 में से 33% ऐसी चांसेस होगा कि 18,000 प्रॉफिट आए। इसलिए इसको 5 बार मल्टीप्लाई करा है, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 90 दिखाया। वेटेड प्रॉफिट का मतलब कि इसका ज्यादा वेट है, इसके ज्यादा आने के चांसेस है, इसलिए वेटेड प्रॉफिट निकाला सबको मल्टीप्लाई करके। जिसका कम वेट है उसका एक ही बार आने के चांसेस है। भाई 20,000 एक बार आने के चांस है, पर 18,000 5 बार आने के चांसेस है, मतलब 15 में से 5 बार चांसेस है 18 आने के, इसलिए वेट निकाला। और जब वेट निकाला तो आप इसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, एवरेज निकालते हो, तो सिंगल आ जाएगा आपका। जो आपने मल्टीप्लाई करा, जैसे आपने क्या करा, सभी को वेट से मल्टीप्लाई करा, अब इसको वापसी डिवाइड करते हो, वापसी वहीं पर आ जाएंगे। तो अगर इस चीज में से आपने किसी को मल्टीप्लाई करा, बढ़ गई, अब आप किसको डिवाइड करोगे तो वापसी वहीं आ जाओगे। तो हमने मल्टीप्लाई तो कर दिया, क्या हमने 90,000 कमाया? नहीं। ये 90,000 आने का मतलब क्या है कि 15 में से 5 बार ऐसा होगा कि आप 18,000 प्रॉफिट कमाओगे, मतलब ज्यादा चांसेस है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो अब इससे क्या करेंगे, जब आपका वेटेड प्रॉफिट निकल जाएगा, जब आपका वेट निकल जाएगा, तो आप निकाल देंगे एवरेज वेटेड प्रॉफिट, नहीं वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और कैसे निकालेंगे जी, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन में टोटल वेट। वेट से डिवाइड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 5 को जब मैंने 18 से मल्टीप्लाई करा तो 90,000 प्रॉफिट होना है, प्रॉफिट तो 18 ही है, बस पहले मैं इसका एवरेज करता था, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका एवरेज कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसका एवरेज करने से एक्यूरेट आंसर नहीं आता, ड्रॉबैक होता है। इसका आंसर करने से एक्यूरेट क्यों आएगा, क्योंकि जिसका ज्यादा चांसेस है उसको ज्यादा बार लिखा है मैंने, 18 को 5 बार लिखा है और 25 को 4 बार लिखा है, तो 20 को 1 बार, जिसके कम चांस को कम बार लिखा, जिसको ज्यादा चांसेस ज्यादा बार, तो वो ज्यादा बार जब मैं 18 लिखूंगा, मैं पता कैसे करूंगा, कुछ इस तरीके से कि 20 को मैंने 1 बार लिखा, फिर देखो इस तरीके से करा, 24 को मैंने 2 बार लिखा, 24 मैंने 2 बार लिखा, प्लस प्लस प्लस, ऐसे मैंने 30 मैंने 3 बार लिखा, फिर मैंने 25 मैंने 4 बार लिखा, ऐसे करके। तो जो ज्यादा बार लिखूंगा उसका उतना क्लोज होगा, है ना। और ऐसे मैंने जब 18 लिखा तो 18 को मैंने कर दिया 5 बार, देख लो ये 1 ही बार लिखा, ये 2 बार लिखा, ये 3 बार लिखा है, और ये 4 बार लिखा है, और ये 5 बार लिखा है। ये तो कर रहा हूं डिवाइड बाय 15, जितने को ऐड करा उतने से डिवाइड, ये ऐड ही तो करा है मैंने, ये मल्टीप्लाई कर करा क्या मैंने, ऐड करा है दोस्तों। 20 को मैंने 1 बार लिखा, इसके 2 बार आने के चांसेस को 2 बार लिख दिया, इसके 30,000 के 3 बार आने के चांस 3 बार लिख दिया, 25,000 के 4 बार आने के चांस है क्योंकि ज्यादा क्लोज है करंट ईयर के 4 बार, और ये कुछ ज्यादा ही क्लोज है तो 18 के ज्यादा आने चांस है 5 बार। तो मैंने टोटल कितनी बार कर दिया, 1 2 3 4 5 15 बार प्रॉफिट को ऐड करा, तो 15 से डिवाइड कर दिया, ये मतलब है इनका।
समझ में आया? लॉजिक क्लियर है? ये समझ में आ रहा है कि मैंने क्यों मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ? इनका आप टोटल कर लोगे ना, 20 को एक बार, 24 को 2 बार, 30 को आपके पास 30 को आपके 3 बार, 25 को 4 बार और इसको 18 को 5 बार, तो इसको आप टोटल करोगे तो यही आएगा दोस्तों, यही आएगा। 18 को 5 बार प्लस कर लो या 18 को 5 से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम ही तो आता है। बस मैंने 18 को 5 बार मल्टीप्लाई ना कर, प्लस ना करके मल्टीप्लाई कर दिया, बात तो बराबर है बस। तो 3,48,000 ऊपर। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, निकाला मैंने एवरेज ही है, पर मैंने जिसके ज्यादा चांस है उसको ज्यादा बार लिखा है। समझ में आ रहा है? इससे क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट जो आएगा ना वो क्लोज होगा 18,000 रुपए के, ये होगा इससे। और क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्लोज होना चाहिए तो हमने कहा ये एक्यूरेट होगा और वो ड्रॉबैक खत्म कर देगा आपका। तो यह आएगा 3,48,000 डिवाइडेड बाय 15, तो 3,48,000 डिवाइड बाय 15, ये आ गया 23,200। लो भाई, आया समझ में? ये 23,200, क्योंकि आप अच्छा काम करोगे तो आपका 23,200 का प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्त, तो ये एक बेस्ट कैलकुलेशन है, सबसे बेस्ट लगता है मुझे वेटेड एवरेज का। क्यों? क्योंकि इसके कोई भी ड्रॉबैक नहीं है। ये वो बात करता है जो करंट ईयर के क्लोज होगा। सोचो ना आप, जितना आपने पिछले साल काम करा होगा, जितना अच्छा काम करा होगा, तो उसी बेसिस पे तो अगले साल का भी होगा, है ना? वो तो बहुत एबनॉर्मल केसेस होगा कि आपका लॉस हो जाए या आपने बहुत कुछ ऐसी प्रॉब्लम आने की वजह से भाई स्ट्राइक आउट हो गया, लॉकआउट हो गया, कंपनी बंद होगी कुछ टाइम के लिए, तो वजह से प्रॉफिट कम हुआ। अदरवाइज तो प्रीवियस ईयर में जो इतना सेल करी थी उतने सेल की तो एक्सपेक्टेशन रखते हो, उससे ज्यादा की रखोगे, है ना? तो वो वाली बात है, ये बेस्ट मेथड है, ये सारे ड्रॉबैक को पूरा कर देता है। तो कॉन्सेप्ट को समझ में आया आपको? कौन सा समझ में आया? अब आप निकालोगे गुडविल, और जब आप गुडविल निकालोगे, जो 23,200 आपने वेटेड प्रॉफिट निकाला है ये एक्यूरेट है। मतलब ये कह सकता हूं कि एवरेज प्रॉफिट से ये वाला प्रॉफिट ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय करेंगे हम नंबर ऑफ ईयर परचेस से, जो कि आपको कितना दे रखा है, 3 ईयर ऑफ परचेस। 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 23,200 मल्टीप्लाई बाय 3, 69,600, और ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। होमवर्क में करके लाना, मैं नहीं कराऊंगा। ठीक, बता देता हूं सिंपली आपको क्या करना है। आपको 2016 का प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख, 2.5 लाख और 2.5 लाख, 3 साल का प्रॉफिट आपको दे रखा है। अच्छा, पार्टनर रेम्यूनरेशन है, ये कराऊंगा सर, ये अभी करा रहा हूँ, पार्टनर रेम्यूनरेशन है इसके अंदर। मतलब ये होगा कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, करेक्ट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लिखोगे ईयर। मैंने कहा था पार्टनर अगर रेम्यूनरेशन होगा तो पार्टनर का रेम्यूनरेशन हम हर साल देते हैं, वो माइनस होना चाहिए प्रॉफिट में से, होना कहा था मैंने। तो अब आपको क्या दे रखा है, जैसे कि यहां पर जो प्रॉफिट दे रखा था ये एडजस्टमेंट करने के बाद वाला प्रॉफिट था, मतलब आपको सब कुछ दे रखा था। अब क्या दे रखा है, इससे पहले वाली दे रखा है। तो अब मुझे ये वाला प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सुनो, सब कुछ वही करना है, पर ये प्रॉफिट को आपको ठीक करना है। पहले ये वाला जो हमें प्रॉफिट दे रखा था इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी थी, तो यही नॉर्मल प्रॉफिट बन गया था। अब जो प्रॉफिट दे रखा है उसके अंदर एडजस्टमेंट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, पहले लिखूंगा ईयर। ठीक है, अब मेरा प्रोसीजर चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, 2 पॉइंट और जोड़ने, ये लिखूंगा, फिर लिखूंगा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, फिर लिखूंगा सर प्रॉफिट, फिर लिखूंगा एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट माइनस करने के बाद फिर लिखूंगा भाई प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, या इसको बोलूंगा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, जो मेरा ये आया था, ये जो मुझे क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में ये गिवन था, ये नहीं करना पड़ा था, अब ये एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। फिर निकालूंगा सर वेट, और फिर निकालूंगा सर वेटेड प्रॉफिट। बस सब कुछ तो वही था, बस क्या होगा, पिछली बार जो मुझे प्रॉफिट गिवन था उसके अंदर एडजस्टमेंट नहीं करनी थी, इस वाले प्रॉफिट के अंदर एडजस्टमेंट करनी है। बस एडजस्टमेंट का खेल है। तो हमने कहा बताओ कितने ईयर है, 17, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 2016, 17, 2017, 18 और 2018, 19। तो 16, 17 में कितना है जी, 2 लाख, 2,30 और 2.5 लाख, 2 लाख, 2,30,000 और 2.5 लाख। और लास्ट में एक लाइन दे रखी है, और ये लाइन मिस कर जाते हैं स्टूडेंट। कहता है रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर इज एस्टिमेटेड 90,000 पर एनम। अब हर साल पार्टनर को रेम्यूनरेशन देते हो, जब आप हर साल पार्टनर को दे रहे हो तो ये रेगुलर नेचर खर्चा ही नहीं है। और जब रेगुलर नेचर खर्चा है तो उसको प्रॉफिट में से लेस करना चाहिए। सर ये प्रॉफिट में से लेस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन वाली ट्रांजेक्शन है, और ये तब लेस करते हैं जब नेट प्रॉफिट निकल जाता है। तो ये नेट प्रॉफिट निकल गया, अब मैं लेस करूंगा तब मेरा वो आ जाएगा कि नेट प्रॉफिट, वो वाला प्रॉफिट आएगा जिसमें मैं एडजस्टमेंट कर चुका, पार्टनर का रेम्यूनरेशन भी दे चुका। मैंने समझाया था इसका कॉन्सेप्ट कि पार्टनर रेम्यूनरेशन क्यों नहीं माइनस करा होता, क्योंकि जब मैं पीएनएल अकाउंट बनाता हूं उससे जो नेट प्रॉफिट होता है उसके बाद नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, फिर रेम्यूनरेशन माइनस करता हूं पार्टनर के, फिर जाकर जो आता है वो बनता है आपका प्रॉफिट। तो वो नहीं करा हुआ, कर दो, क्योंकि ये रेगुलर ट्रांजैक्शन है, इसलिए 90,000 आपको हर साल माइनस करना पड़ेगा। हर साल पार्टनर को दोगे तो हर साल जो पार्टनर को 90,000 दोगे, पार्टनर रेम्यूनरेशन, एडजस्टमेंट का नाम है पार्टनर रेम्यूनरेशन। तो 90,000 जो हर साल पार्टनर को दोगे तो आपका प्रॉफिट उससे कम होगा नहीं होगा, हो जाएगा सर, और ये आपको हर साल देना पड़ेगा।
ये आपको क्या करना पड़ेगा, हर साल देना पड़ेगा, और हर साल आपका प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट होगा ये वो प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट जो निकला है ये 2,32,250 ये नेट प्रॉफिट निकला एज पर पीएनएल अकाउंट। फिर हमने पीएनएल अप्रोच में भेजा, उसमें माइनस करा प्रॉफिट हर साल, और फिर जो हमने निकला वो, तो ये हो गया नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट क्या होता है, जिसमें सारे नॉर्मल खर्चे माइनस कर गए हो। ये नॉर्मल खर्चा है, हर साल दे रहे हो, रेगुलर है, माइनस होना चाहिए, आपने नहीं करा, अब कर दिया। अब कर दिया तो इससे प्रॉफिट क्या हो गया, 1,10,000 हो गया कम। 230 में से माइनस करेंगे 90, ये हो गया 1,40,000। समझ में आ गया। अगर पार्टनर रेम्युनरेशन होगा तो आप उसको हर साल के प्रॉफिट में से लेस करा जाएगा। क्यों, क्योंकि वो रेगुलर नेचर का खर्चा है, और खर्चे दिखाने से हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। 250 में 90 का तो 160 आ गया। बस अब वेट अनुसार कर दो, जो क्लोज होगा उसको ज्यादा वेट, तो 1 इसको देंगे, 2 इसको देंगे, 3 इसको देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से क्या हो रहा है कि मैं 1,10,000 को एक बार ऐड कर रहा हूं, 1,40,000 को 2 बार लिख रहा हूं एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम, और 1,60 को 3 बार लिख रहा हूं। तो 1,40 को 2 बार लिखेंगे तो 280 हो जाएगा, जोड़ दूंगा ना, 2 बार लिखूंगा, और 1,60 को 3 बार लिखूंगा तो 1,60 को 3 बार लिखने का मतलब क्या है कि जितनी बार 1,60 ज्यादा होगा उतने उसके क्लोज आएगा प्रॉफिट। टोटल कर देंगे तो 4,480 प्लस 280 प्लस 110, ये आ गया 870, 8,70,000। और इसका टोटल कितना आया वेट का, कितनी बार ऐड करा था, इसको 1 बार, इसको 2 बार, इसको 3 बार, 3 तो 5 और 1 6, ये आ गया 6। तो वेटेड प्रॉफिट बता दो आप, वेटेड प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, ऐसे निकालेंगे भाई, टोटल वेट अपॉन में, सॉरी टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन में टोटल वेट। टोटल वेटेड प्रॉफिट कैसे निकाल सकता हूं, 2 तरीके से। 1,10,000 को एक बार लिखने का मतलब होता है इसके कम चांसेस को एक बार लिखो, 1,40 के 2 बार ज्यादा चांसेस को 2 बार लिखो, और 1,60 के इसके और ज्यादा चांसेस है, इसको 3 बार लिखो, मतलब 3 बार चांसेस के मैक्सिमम चांसेस है। तो ये मतलब होता है इसका। तो आपने कहा भाई 8,70,000, या तो आप ऐसे लिख लेते 8,70,000, ऐसे लिखते 1,10, 1,40 प्लस 1,40 प्लस 1,60 प्लस 1,60 डिवाइडेड बाई 6, 8,70,000 डिवाइड बाई 6, ये आ गया 1,45,000, और 1,45,000 आ गया टोटल वेटेड प्रॉफिट, और आ जाएगी गुडविल, गुडविल आ जाएगी 1,45,000। मैं भाई बहुत अच्छे से लॉजिक दे चुका हूँ, वेट क्यों लेते हैं इसका लॉजिक भी क्लियर हो गया आपको। अगर आपको नहीं पता था तो ये वाली क्लास देखकर आपको चीजें समझ में आई, ठीक है। क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने, फॉर द पर्पस द गुडविल इज टू बी वैल्यू 2 ईयर परचेज और लास्ट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग द पार्टनर रेम्युनरेशन, कह भी दिया। अगर नहीं क्या था ना, और आपको पार्टनर रेम्युनरेशन क्वेश्चन में गिवन हो, तब भी आप अलाउ करता, तब भी आप माइनस करते। यहाँ तो कह दिया साफ साफ कि भाई उस प्रॉफिट का एवरेज निकालना, और एवरेज निकाल के उसको 2 ईयर से मल्टीप्लाई करना जिस एवरेज प्रॉफिट में पार्टनर का रेम्युनरेशन अलाउ कर दिया गया हो। नहीं भी बोलता ना दोस्तों, तब भी अलाउ करना है आपको, क्योंकि हर साल देते हैं, रेगुलर नेचर खर्चा, प्रॉफिट कम करना चाहिए, और 2 ईयर ऑफ परचेज है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ये आ गया 2,90,000 रुपए, तो दैट द गुडविल। और यहाँ आज की क्लास समाप्त हो गई, और आज की क्लास के अंदर मैंने आपको कराया भाई गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसका सिंपल और वेटेड दोनों का लॉजिक क्लियर कर है। एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने जब पार्टनरशिप स्टार्ट करी तो मैंने आपको समझाया था कि कम से कम आप 2 कॉपी बनो, नहीं समझाया तो भूल गया हूँ, सुन लो, 2 कॉपी मेंटेन करो। मेरे नोट्स को बहुत अच्छे से लिखना, जो मैं नोट्स लिखवाता हूँ, जो मैं हिंदी में लिखवाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को आप शेयर भी करोगे ना, वो इजीली कनेक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो हिंदी में जो लिखा है ना वेटेड एवरेज का, ये नॉलेज एंड नॉलेज, इसको आप ढंग से लिखिए, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे मेरी क्लास खत्म हुई, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से। सुपर मैं ना कोशिश करता हूं, क्योंकि देखो सुपर प्रॉफिट मेथड में इंग्लिश में तो लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि इसका वैसे भी थ्योरी कुछ आनी नहीं है, तो मैं इस चीज को हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं, और हिंदी में लिखवाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। जिनको हिंदी नहीं आती, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है उनको, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड नेक्स्ट क्लास में हम चालू करेंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, 1 घंटा हो गया, इतना ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो शेयर करें, और जो पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।